नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो काफ़ी अरसे बाद ये मौका आया है कि प्रॉपर्टी गुरु में हम अपने रेगुलर सवाल जवाब के सेशन से हट के थोड़ा स्पेशल बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, ये है प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल। और आज हम क्या करेंगे? आज हम साइकिल चलाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रियल स्टेट की साइकिल की, क्योंकि इस वक्त भारत के रियल स्टेट सेक्टर में जिस तरह का रुझान है, जिस तरह की तेजी है, जिस तरह के बिक्री है, जिस तरह के आंकड़े हर महीने हम देखते हैं और रिकॉर्ड्स की बातें होती हैं, और ये किसी एक शहर का फिनोमेना नहीं है, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लगभग हर बड़े रियल एस्टेट मार्केट की कहानी ऐसी है जहां पर रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। लोग जम के घर खरीद रहे हैं। काफ़ी समय से बातें होने लग गई थी कि इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, भाव बढ़ने लग गए, अब घर की बिक्री थम जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और तो और अब एक अच्छी, मैं कहूँगा हेल्दी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी शुरू हो गई है, जहां पर घर खरीदार ना सिर्फ अपने रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, बाकी एक बार फिर निवेश के लिहाज से रियल एस्टेट को काफ़ी गंभीर तौर पर देख रहे हैं। और तभी एक बात और शुरू हो गई है कि ये एक और रियल एस्टेट का साइकिल है, जहां पर एक वक्त तक तो हमने अच्छी तेजी देखी, लेकिन क्या आगे ये तेजी लोगों को फंसा देगी? लोग अब बहुत ज्यादा निवेश करने का मन बना चुके हैं रियल एस्टेट में, तो क्या निवेशक फंस जाएंगे? इस तरह की बातें अब हो रही हैं। तो ऐसे में आज फोकस में होगी रियल एस्टेट की साइकिल। क्या होती है रियल एस्टेट की साइकिल, किस तरह काम करती है, कैसे समझें, इतिहास क्या रहा है, मौजूदा साइकिल में क्या ट्रेंड है, और आपको इससे क्या सीखना और समझना चाहिए। आप निवेश कर रहे हैं तो भी, आप घर खरीद रहे हैं तो भी, और ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो भी, क्योंकि ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं दो खास स्पेशल गेस्ट। आइए मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं माननीय अतिथि पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर अस, और साथ में हैं मेहमान अजीज गुलाम जिया साहब, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हमने कहा कि आज हम तीनों मिलकर साइकिल चलाएंगे, तो रियल एस्टेट का साइकिल क्या होता है। तो गुलाम जिया साहब, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, जस्ट एक ब्रीफ में छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के लिए कि रियल एस्टेट के साइकिल को कैसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया आपके साथ जुड़ने का और इतने अहम मौजू पर चर्चा करने का हमें मौका मिला। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। शुरुआत आपने सवाल समाज समझाने के लिए कहा है कि साइकिल होता क्या है। साइकिल सिंपली यूं समझ लें कि वक्त के साथ साथ प्रॉपर्टी के जो ट्रेंड्स हैं वो तब्दील होते हैं। ये टिपिकली बायर सेलर मार्केट समझ लें कि जहां पर पल्ला अगर बायर का खरीदार का भारी हो तो उसे हम बायर मार्केट कहते हैं, अगर सेलर का डेवलपर का बेचने वाले का भारी हो तो उसे सेलर मार्केट कहते हैं। और उमूमन ये जो साइकिल है ये वक्त के साथ चलती रहती है। जैसा आपने बताया कि ये साइकिल पिछले हिस्टोरिकली हम देखते चले आ रहे हैं, अंदाजन तकरीबन 10 साल में ये साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। और अगर हम उसको एक घड़ी के तौर पे देखें, घड़ी का डायल समझें कि ये 9 o'clock पोजीशन, 12 बजे की पोजीशन में ये प्रॉपर्टी साइकिल सबसे टॉप पर होता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त के साथ ये हम 3 बजे, 6 बजे, 6 बजे पे ये एकदम बॉटम पे चला जाता है। और अगर हम 9 बजे, अंदाजा कर लें कि आप 9 बजे की पोजीशन पर हो तो वहां पर आप बेहतरीन मार्केट में और वहां से आप उभार देखोगे। तो ये एक अंदाजन अगर आपको समझना है तो ये इस तरह प्रॉपर्टी साइकिल चलता है। और इसका अंदाजन जैसा हमने हिस्टोरिकली देखा है, तकरीबन 10-11 साल के आसपास ये एक साइकिल बरकरार रहता है। दिस इज व्हाट अ प्रॉपर्टी साइकिल इज ऑल अबाउट। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया, घड़ी का उदाहरण देखे कि प्रॉपर्टी साइकिल कैसे काम करता है। अब हम आगे ये देखेंगे कि हम इस वक्त तो घड़ी के उन कांटों के लिहाज से कहां पर खड़े हैं। पंकज साहब, अगर मैं अपना थोड़ा सा पीछे जाऊं, हिस्टोरिकली इसे देखने की कोशिश करूं, तो जब से मैंने थोड़ा बहुत ये रियल एस्टेट को ट्रैक करना शुरू किया, बॉम्बे मार्केट के लिहाज से एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, बाकी आप बताइएगा, 1994-95 के आसपास वो वक्त था जब हमने देखा कि काफी सारा रुझान रियल एस्टेट मार्केट में आया। ये पीक होकर गया कुछ लेमन क्राइसिस के आसपास तक, 9000 2009-10 के आसपास, जहां पर उस समय तो ऐसा वक्त था कि 5-5 साल में पैसे डबल हो रहे थे। तो 5-6 साल का साइकिल ये उस समय देखा गया, फिर लेमन क्राइसिस हुई, फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो क्या वो पहला साइकिल था, मतलब जिसे हम मोटे तौर पे कहें, या उससे पहले भी कोई साइकिल एग्जिस्ट कर रहे थे? देखिए, जो आपने बात की कि एक साइकिल था हमारा 95 96 का साइकिल, लेकिन फिर उसमें मॉडरेशन आ गया था 98 98 99 में। तो वो जो
गुलाम की बात थी कि एक 12 बजा था और फिर उसके बाद 6 बज गया था उसके अंदर, दो 1999 और 2000 के बीच में। उसके बाद अगर आप देखिए जो हमने रिफॉर्म्स देखे थे बैंकिंग सेक्टर और मॉर्गेज सेक्टर में, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हुए, तो एक बायर्स मार्केट इमर्ज होकर के आया था जो 2001 से लेके 2005 के पीरियड तक चला था। और इस पीरियड में इंटरेस्ट रेट के रिडक्शन के बेसिस पे वॉल्यूम बढ़ के आ रहा था और प्राइस राइज जो है वो मॉडरेट थी, क्योंकि मनी फ्लो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था। जो 95 96 का था वो हांगकांग और दूसरे एनआरआई का रुझान रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर था, तो जो एक्सेसिव मनी फ्लो और इन्वेस्टर एक्टिविटीज ज्यादा थी। बट 2000 से लेके 2005 के बीच में जो है वो एंड यूजर की एक्टिविटी थी। और 2005 में जब हमने ओपन किया, लिबरलाइज किया रियल एस्टेट मार्केट में, जहां एफडीआई ओपन की, तो एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन हुआ, जहां पे बिल्डर्स जो है वो एक्सेल शीट पे ज्यादा काम करते थे। एक एक बहुत ही एग्रेसिव एजम्पशंस लेकर के ये सोचते थे कि भाई अर्बनाइजेशंस इस लेवल पे हो रहा है, हाउसिंग डिमांड इतनी है, और उसको लेकर के प्रॉपर्टी के प्राइसेस में स्पेकुलेशंस आना चालू हुआ। लैंड डील जो है वो मनी उसे स्टार्ट चेज करना चालू किया, तो जिस भाव पे आपके अपार्टमेंट बिकते थे उस भाव के ऊपर लैंड डील होने लगी थी। आपने मुंबई का एग्जाम्पल किया, तो उस वक्त एनटीसी मिल लैंड की जो बिडिंग होती थी लोअर परेल में 7,000 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के लेवल के ऊपर, आप देखिए लैंड का प्राइस होता, लैंड की बिडिंग होती थी, जबकि प्रिवेलिंग रेट 6,000 7,000 रुपए हुआ करता था। तो एक्सेसिव मनी थी वो रियल एस्टेट मार्केट को चेस कर रही थी। और तो एक ये फेज था। फिर ये जो जर्नी थी ये 2012 तक था, जिसमें अलग अलग तरीके की मनी आई। पहले प्राइवेट इक्विटी आई, फिर एनबीएफसी मनी आई, जहां पे एक्सेसिव क्रेडिट रियल एस्टेट सेक्टर को हुआ। देन उसके बाद जहां में बिल्डर के डिफॉल्ट होने चालू हुए, और फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गया, रेरा का इंट्रोडक्शन 2007 में आया। तब से हमने एक मॉडरेशन देखना चालू किया, और ये मॉडरेशन फिर से वही है कि साइकिल आपकी 12 से जो है 3 और 5 के बीच में आ गई। अच्छा ब्रीफ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव दिया कि किस तरीके से साइकिल्स हमने इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में अभी भी देखे हैं। गुलाम साहब, इसमें जो दो हिस्टोरिक मोमेंट मुझे लगे जहां से साइकिल का चेंज आया, 2009-10 का लीमन क्राइसिस, इंपैक्ट जरूर उसका आते आते शायद 11-12 हो गया होगा, जो कपूर साहब भी जिक्र कर रहे थे, और दूसरा ये जो कोरोना और लॉकडाउन, ये दो ऐसे बड़े हिस्टोरिक मोमेंट रहे जहां से साइकिल रिवर्स हुई। या तो तेजी की थी तो मंदी में चली गई, मंदी की थी तो तेजी में आ गई। शायद कोरोना ना होता तो पता नहीं हम लोग किस साइकिल में होते, लंबी थी मंदी वाली साइकिल। तो ये जो, क्या हम इससे ये समझें कि रियल एस्टेट की साइकिल को ट्रिगर करने के लिए, चेंज करने के लिए कोई एक बड़ा इवेंट चाहिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं? या नहीं, ये नहीं भी होते तो भी वो जो 10 साल 9 साल का वक्त बीता, साइकिल ने चेंज होना ही था, कैसे समझें? नहीं, देखिए, साइकिल चेंज करने के लिए कोई ना कोई फैक्टर इन्फ्लुएंस जरूर करता है। अब चाहे वो कोविड हो, अब जैसे कोविड की अगर बात कर लें, ये तो अंदाजन 100 साल में एक बार होता है, लेकिन उन्हीं 100 सालों में शायद 8-10 बार साइकिल टर्न हो जाया करता है। तो उससे पहले अगर आप जीएफसी की बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है जीएफसी एक था जहां पर आपको एक इम्पैक्ट आया, उसके कारण साइकिल पूरा टर्न हुआ। उसके बाद जैसा पंकज जी बता रहे थे, 2012 13 14 के दरमियान काफी सारे रिफॉर्म्स आए, और उन रिफॉर्म्स के कारण फिर एक चेंज आया था, क्योंकि उससे पहले थोड़ा मार्केट काफी सुधर रहा था। उसके बाद दोबारा मार्केट में काफी बदलाव आया और गिरावट शुरू हुई। और वो जो मंदी का बाजार तकरीबन 2013-14 से शुरू हुआ था, 2021 तक, जैसा आपने बताया, कोविड तक चलता रहा है। तो अगर हम वंस अगेन वो प्रॉपर्टी क्लॉक को एक घड़ी की तरह समझें, तो 6 बजे वाली जो पोजीशन थी वो 2021 में हमने देखी, और उसके बाद हम उभार की तरफ चले हैं, तेजी की तरफ चले हैं। तो 6 से 9 का सफर, 9 से 12 का सफर वक्त की अटकलें हैं। हमें आगे चल के समझ में आएगा कि इस समय हम कहां पर हैं। लेकिन ये बात कि आपको कोई ना कोई एक एक्सटर्नल इम्पैक्ट चाहिए, चाहे वो जीएफसी के थ्रू हुआ हो, या रिफॉर्म्स के थ्रू हुआ हो, या फिर जैसा अब हम देख रहे हैं कोविड के कारण हुआ हो, तो कोई ना कोई इम्पैक्ट है जो रियल एस्टेट के साइकिल को टर्न अराउंड करने में हेल्प करता है। लेकिन ओवरऑल जो टर्न अराउंड है वो केवल उस इम्पैक्ट के कारण नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इकोनॉमीज, पंकज जी मुझसे बेहतर आपको समझा पाएंगे, तो इकोनॉमीज में भी काफी इस चीज का रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन इम्पैक्ट जरूर कोई ना कोई एक चीज कर देती है, जैसा आपने बताया।
जी, तो गुलाम साहब मैं अब थोड़ा मौजूदा साइकिल पे आता हूं, उसकी बातचीत करते हैं हम। ये बताएं कि आपने जो घड़ी वाला एग्जाम्पल दिया, उस लिहाज से इस वक्त रियल एस्टेट की साइकिल में कितना बज रहा है? क्या क्या है घड़ी की पोजीशनिंग कांटों की? अगर हम दोबारा, जो मैंने चंद चंद मिनटों पहले कहा था कि 2021 में हमने सबसे मंदी वाला समय देखा है कोविड के आसपास, 2020-21, और उस समय को अगर हम 6 बजे की पोजीशन समझें, 6 o'clock पोजीशन समझें, और वहां से हम आगे का सफर देखें, जैसा हमने कहा है कि उम्मूमन ये 10 साल का सफर है, तो 6 बजे से 12 बजे तक जाने के लिए आपको 5 साल दरकार है। और मेरा ख्याल है हम इस समय 2.5 साल आगे बढ़े हैं, 2021 के आगे 22, 23 और 24 के आसपास हैं हम। तो शायद जहां तक हमारा अंदाजा है, ये 9 बजे की पोजीशन के आसपास है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब भी काफी जोर बाकी है। 9 से 12 बजे की पोजीशन जाने में आपको कम से कम 2.5 साल और लगेगा, उसके बाद शायद ये टर्न अराउंड आएगा। तो जहां तक हमारा मानना है, हम इस समय 9 बजे की पोजीशन पर खड़े हुए हैं। इस वक्त हमारी रियल एस्टेट साइकिल की मौजूदा साइकिल की घड़ी में बज रहा है 9, यानी कि 2.5 साल का अपटर्न हमने देख लिया, और कुछ और चेंज हो उससे पहले 2.5 साल इसी तरह से और बीतेंगे। कुल मिला के 5 साल का ये वक्त बनेगा। पंकज साहब, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो मैं साइकिल की बात है, अगर मैं दूसरे ढंग से बोलूं कि हर मार्केट जो है वो इनएफिशिएंसी की तरफ बढ़ता है, और साइकिल जो है वो मार्केट की एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी को दर्शाती है। तो ये कहना डिफिकल्ट होगा कि ये हमेशा 10 साल की साइकिल होती है और ये 5-5 साल में हम इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एफिशिएंसीज आपकी 2 साल में भी आ सकती हैं। और ऐसा अगर हम देखेंगे तो 2009 से 2012-13 के बीच में भी हुआ, जहाँ पे जो साइकिल थी वो करीब 3 साल की रही। ऐसा नहीं हुआ कि वो हमेशा 5 साल की साइकिल रही। और एक बात यह है कि हमारी प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही है, और इस बढ़ोतरी को अगर हम साइकिल के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि आज हमारी प्राइस और अफोर्डेबिलिटी के बीच में पैरिटी है। आज हमारे पास हाईएस्ट इन्वेंट्री है और हाईएस्ट वॉल्यूम है, हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं, और पैरिटी की वजह से देयर इज अ प्रोडक्टिविटी इन प्राइजेस। सो ये वो मार्केट नहीं है जहां पे आपके प्रॉपर्टी के प्राइजेस 20%, 30% CAGR के ऊपर बढ़ते थे, जो आपने देखा 2005 से 2009 के बीच में, और 2010 से लेकर के 2012-13 के बीच में, और उसके बाद एक प्रोलॉन्ग स्टैग्नेंसी। आज के दिन अगर आप हमारे ओवरऑल डेटा को देख लीजिए, जो हम करीब 20,000 प्रोजेक्ट्स ट्रैक करते हैं अक्रॉस 60 सिटीज इन इंडिया, 20% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने अप टू 5 to 6% भाव गिराया है पिछले 1 साल के अंदर। और 80% जहां पे प्राइस इंक्रीज हुआ है, इसमें मेजॉरिटी जो इंक्रीज हुई है वो लेस देन 10% हुई है। 10% से ऊपर जो प्रोजेक्ट्स ने प्राइजेस बढ़ाए हैं वो केवल 31% है। तो ऐसा नहीं है कि एक एक हम रुझान देख रहे हैं मार्केट में कि हर एक बिल्डर ने और हर एक प्रोजेक्ट्स में भाव बढ़ने चालू हो गए और जी। एक साइकिल आ गई, और वो हमें फिनोमिनन नहीं दिखती है। और अगर आप प्राइस और अफोर्डेबिलिटी के बीच में देख लें, तो आज भी अफोर्डेबिलिटी प्राइजेस से ज्यादा है। तो अगर हम अपने ग्राफ के हिसाब से देखें, तो मार्केट में अभी भी 10 से 15% की प्राइस की प्रोडक्टिविटी है, कि अगर ये 10 से 15% भाव बढ़ता भी है, आपको कोई रिटार्ड सेल्स में नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब प्राइस प्रोडक्टिव है, और यहाँ से अपसाइड अभी भी बनी हुई है। और मुझे ऐसा कोई भी रीजन नजर नहीं आ रहा है जिसके बेसिस पे स्पेकुलेशन और उस तरीके के फोर्सेस मार्केट में आ जाएं। जो चीजें बदल गई पिछले 2-3 साइकिल के मुकाबले, वो इस साइकिल को एफिशिएंट बनाती है। पहले वाले खतरे इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं। गुलाम साहब, तो क्योंकि मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी कहा कि अब इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं अलग अलग सेमिनार्स या प्लेटफॉर्म में कि फिर एक साइकिल है जहां पर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी काफ़ी आ गई है, भाव बढ़ रहा है, और फिर इस साइकिल का भी हश्र वही होगा कि आगे जाके कुछ लोग इसमें फंसते हुए नजर आएंगे। तो पंकज साहब ने कुछ बातें की, आपने भी रिफॉर्म्स का जिक्र किया। क्या इस बार सूरत हाल ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या आज की मौजूदा स्थिति में हम क्या यहां से जजमेंट ले सकते हैं? इस समय जहां हम खड़े हैं विपिन जी, वहां तो मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने वाली बात नहीं नजर आ रही है। और यही चीज पंकज जी ने अभी बताई कि हालांकि वो 5 साल वाले आंकड़े पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन उनका भी यही कहना है कि इस समय
मार्केट में ऐसी कोई चिंताजनक बात दिखाई नहीं दे रही है जिसके कारण हमें ये अटकल लगानी पड़ेगी कि शायद जो पीक है या टर्न अराउंड है वो करीब आ गया, उसे काफी वक्त है। पहली चीज तो वो। और दूसरी चीज, आपका सवाल यूं है कि क्या चीजें, क्या बातों, किन बातों से हमें फिक्र होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा अभी हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, रिफॉर्म्स के चलते मार्केट काफी बदली है और उस वजह से हमें और ज्यादा, जिस प्रकार हमने पिछले साइकिल्स में लोगों की मुश्किलें, मसाइल वगैरह देखे, वो शायद इस बार नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी एक और चीज जो पॉजिटिव हो रही है वो ये कि डेवलपर्स ने अभी तक, जैसा पंकज ने बताया, प्राइस बढ़ाया नहीं है। उस पर काफी एक नकेल कसी भी दिखाई दे रही है, प्राइस राइज बहुत ज्यादा नहीं है। तो हालांकि स्पेक्युलेटर अब मार्केट में आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन उनकी ये उम्मीद है कि आगे चल के प्राइस तेजी से बढ़ेंगे। और वही एक मसला है जिसके लिए मैं फिक्रमंद हो सकता हूं कि अगर डेवलपर्स ने प्राइस को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि देख लें कि जब इन्वेस्टर, निवेशक आता है तो निवेशक तो चाहता है कि प्राइस तेजी से बढ़े, लेकिन उसी तेजी से प्राइस बढ़ने के कारण वो चीज हो जाएगी जिसे हम, जैसा भी ये पंकज जी बता रहे हैं, कि वो हालात क्रिएट हो जाएंगे कि जहां से आप 12 बजे की पोजीशन को खरीद पाओगे और शायद उसके बाद प्रॉपर्टी साइकिल टर्न अराउंड हो जाए। और उसके लिए क्या चीज, कोई छोटे से छोटा मसला भी आपको उस चीज को टर्न अराउंड करने पे मजबूर कर सकता है। लेकिन प्राइस राइज अपने आप में एक वाहिद सबसे बड़ा मसला है जिसके लिए हम फिक्रमंद हैं। और हम इस समय तो देख रहे हैं कि डेवलपर्स ने जो पहले एक रेकलेस या बेफिक्री से जो प्राइस बढ़ाया करते थे वो तो नहीं हो रहा है। आगे चल के अगर यही हाल बरकरार रहे तो शायद ये साइकिल और लंबा चले। लेकिन अगर प्राइस में तेजी अगर आ जाए तो शायद हालात बदल जाए और बहुत तेजी से बदल सकते हैं। ठीक है जी, अब कुछ क्विक फायर सवाल जो हमारे दर्शकों को, खासतौर पे जो निवेश करना चाहते हैं, इनफैक्ट जो घर खरीदना चाहते हैं, वो भी उनको एक क्लैरिटी लाके देंगे। पंकज साहब ये बताइए, एक चीज ये भी सुनी कि अब चूंकि डिमांड होती है तो देखिए सप्लाई भी बढ़ती है, कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं और वो रियल एस्टेट के साइकिल में हमको देखने को मिलते हैं। एक बात ये भी सुनने में बहुत आ रही है कि अभी जिस तेजी से नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक समय होगा जब इनको खरीदार नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10-10 साल से जहां लैंड पड़ी हुई थी वहां फटफट प्रोजेक्ट बनने लग गए हैं। क्या उतने खरीदार मार्केट में हैं? वो डिमांड सप्लाई क्या इस वक्त बैलेंस्ड है? देखिए, हम हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं। अगर अगर हम 2031 के पीरियड के पॉपुलेशन के प्रोजेक्शंस को देख लीजिए तो मेरे हिसाब से करीब हमें 6.4 करोड़ हाउसेस की एडिशनल रिक्वायरमेंट है। और तो ऐसी ऐसी बात नहीं है कि हमने एक मार्केट की डिमांड को ऑलरेडी कैटर कर दिया है। अभी भी हमारे पास शॉर्टफॉल है और डिमांड मार्केट के अंदर बनी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके का स्केयर है। बट जैसी बात है कि प्राइस में अगर प्रोडक्टिविटी बनी रहे, जहां पे हमारी प्राइस राइज अगर लोगों की अफोर्डेबिलिटी के बाहर ना पहुंच जाए, और जिसके बेसिस पे कि आपकी इन्वेंट्री आ गई है लेकिन इस प्राइस पे है कि जनरल कंज्यूमर उसको खरीद ही नहीं सकता, तब हमारे पास कंसर्न है। और जो हमें आज के पीरियड में वो फिनोमिनन होता हुआ नहीं दिख रहा है। जब तक अगर हमने जितने रिफॉर्म्स हमने किए हैं, जहाँ पे हमने इन्वेस्टर की एक्टिविटी को कर्टेल करने के लिए जो हमने इंटरेस्ट एग्जम्पशंस अगेंस्ट द इंटरेस्ट इनकम को जो है वो कैप किया 2 लाख के तो ऊपर, पंकज सर, तो जो जो स्पेकुलेट। आपका डेटा है 60 सिटीज में, उसमें जितनी भी इन्वेंट्री आ रही है, क्या आपको लगता है कि वो पूरी कंज्यूमेबल है अगर उसका प्राइस सही रहता है? देखिए, आज के दिन इन्वेंट्री ओवरहैंग केवल 24 मंथ है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। वो पिछले 20 साल के अंदर बेस्ट इन्वेंट्री ओवरहैंग हमें दिख रहा है। और आप थोड़ा सरप्राइज होंगे क्योंकि मैं हमेशा इंक्रीजिंग इन्वेंट्री ओवरहैंग की बात करता था। आज मैं एक मॉडरेट और एफिशिएंट इन्वेंट्री ओवरहैंग की बात करता हूँ। और ये कारण ये इसके लिए है क्योंकि हमारा सप्लाई और डिमांड ड्रिवन मार्केट है। आज आज हमारी सप्लाई इतनी आ गई है कि बिल्डर को डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, और बिकॉज ऑफ द रेरा ही कांट रियली स्पेकुलेट द मार्केट। ठीक है। और यही कारण कि मेरा आउटलुक ऑफ द प्राइस भी ऐसा है कि 10-15% की प्राइस राइज आपको दिखेगी और इतना स्कोप है। लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर शायद इसको पूरे स्कोप तक बढ़ाए ना, 5 से 10% के अंदर ही मेंटेन करें और सेल्स ठीक है, की तो वेलोसिटी मेंटेन करके के गॉट योर पॉइंट सर। अब रियल। चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, गुलाम साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल कि जो हमारे निवेशक हैं, घर खरीदार हैं, जो भले ही निवेश के लिए ना खरीदें, लेकिन सबके मन में सवाल तो होता है कि आगे अप्रिसिएशन कितना होगा। तो इस समय कितना अच्छा मौका है
देखिए, निवेशक अगर आप निवेशक हो तो मैं आपको फिर भी खबरदार करना चाहूंगा कि मकान खरीदने में आपके इतने फायदे नहीं हैं जितना आपको दूसरे साधनों में है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो या इवन गोल्ड वगैरह हो। क्योंकि जैसा भी पंकज जी ने भी बताया, अगर 5 से 7% अगर सालाना दर है आपके प्राइस अप्रिसिएशन का, तो ये रियल एस्टेट जैसे इलिक्विड स्टॉक के लिए मुनासिब नहीं है। वो पुराने वक्त थे जब आप 10-12% पर साल जो आप देखा करते थे ग्रोथ, और हर 4-5 साल मकानों के प्राइसेस दुगने हो जाना। मुझे नहीं लगता वो वक्त दोबारा आने वाला है। तो मैं तो आपके सारे निवेशकों को खबरदार करना चाहूंगा कि अनलेस आप 5-6% से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, अगर ये बात ना हो, तो आप रियल एस्टेट में खामखा इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि आपकी उम्मीदें अगर 12-15% के राइज की है तो वो होते हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर आप खुद यूज करना चाहते हो तो अलहदा बात है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो प्लीज बी कॉशियस कि ये मार्केट वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले दिखती थी। ये बहुत ज्यादा रेगुलेटेड मार्केट है, और इस मार्केट में आपको उतना फायदा नहीं होगा जितने दूसरे एसेट क्लासेस दे सकते हैं। राइट, इन 20 सेकंड पंकज साहब, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कुछ हद तक एग्री करता हूँ गुलाम से, और बट ये माइक्रो मार्केट टू माइक्रो मार्केट है, क्योंकि अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जिस तरीके का इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखा है, तो दो पर्सपेक्टिव होते हैं प्राइस राइज की। एक होती है प्राइस प्रोडक्टिविटी, तो आप रेंटल यील्ड से देख लीजिए कि रेंटल यील्ड अगर 3% से ऊपर है तो 6 से 7% का नॉमिनल ग्रोथ होगा। प्लस आप देख लीजिए कि कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट मेट्रो और दूसरी वजह से क्या होने वाली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ग्रोथ है। तो अगर आप माइक्रो मार्केट और ये देख के ध्यान से अगर घर खरीदेंगे तो आपको शायद 10 से 12% की ग्रोथ दिख सकती है एनुअलाइज लेवल के ऊपर नेक्स्ट 4 to 5 years टाइम। लेकिन अगर आप रेकलेस ये सोचें कि हर प्रॉपर्टी हर जगह पे इसी तरीके से बढ़ेगी, तो शायद वो एक गलत पर्सपेक्टिव तो है। आपको चुनाव माइक्रो मार्केट और जी, प्रॉपर्टी तो देख के। लेकिन आज इस शानदार डिस्कशन के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और दर्शकों से भी लेंगे इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।